हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हम लोग जो है सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल से रिलेटेड जो है कई डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं और कई जो है ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ और ऑब्जेक्टिव यानी मॉडल सेट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और ऑब्जेक्टिव वीडियोस ज़रूर देख ले, तो एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग। तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए वक्त को ना बर्बाद करते हुए हम लोग जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, यानी यहाँ नाम होगा दोस्तों। तो इसका 4 ऑप्शंस में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फिरोज़ शाह तुगलक, यानी कि फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा जो है उसके ही सिक्कों पर जो है तत्कालीन खलीफा का नाम खुदवाया गया था। दोस्तों, ये जो फिरोज़ शाह तुगलक रहता है, ये जब शासक बनता है तो यह इस्लाम के यानी शरीयत के अनुसार जो है शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह क्या करता है कि यानी तत्कालीन जो उलेमा वर्ग थे और खलीफा थे उसको खुश करने के लिए क्या करता है कि वह जो है अपने सिक्कों पर खलीफा का जो है नाम खुदवाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा फिरोज़ शाह तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की। तो सैयद उस सलातिन की उपाधि जो है आपका, इसका भी आपका फिरोज़ शाह तुगलक ही होगा, यानी फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा जो है यह उपाधि धारण की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा दोस्तों इसका उत्तर। कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है वह जो है बचपन में जो है आपका बचपन से ही वह कुरान का पाठ वह करता था और वह जो है उसे पूरी तरह से जो यह कुरान याद हो गया था और यह जो बहुत सुरीले स्वर में जो है कुरान का पाठ यह करता था। तो इसका इसी वजह से जो है इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी। तो किस सल्तनत कालीन शासन को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है जो मिन्हाज है जो लेखक है राइटर है वो हातिम ताई की उपाधि देता है। तो ए ऑप्शन इस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वही कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब का निर्माण जो है इसके द्वारा ही करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभिक जो 2 मंजिला है बिल्डिंग, यानी कि पहली मंजिला और दूसरी मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है अजमेर, ये सब का जो निर्माण है आपका जो कि अजमेर में है ये मस्जिद, इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंगेज खां। चंगेज खां जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। यह जो है भारत पर आक्रमण करता है और भारत से जो है कई बार लूट करके जो है भारी मात्रा में जो धन संपदा लूट कर ले जाता है। तो यही जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर यानी स्वीकृति पत्र प्रदान मानाभिषेक प्रदान की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी आपका बी इल्तुतमिश,
यानी इल्तुतमिश को है जो बगदाद के खलीफा ने जो है मंसूर यानी स्वीकृति पत्र यानी मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है यह जो है सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता है, किंतु जब इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है तो इसे जो है यह सुल्तान की पदवी धारण करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा शासक रहता है जो आपका दोस्तों, इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही ऐसा शासक रहता है जो कि यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान रहता है जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझता है। दोआब यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ही इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफ़गान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा जो एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। यानी बहलोल लोदी के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना की गई थी और जो इब्राहिम लोदी है यह अंतिम लोदी वंश का शासक रहता है, जिसका युद्ध जो है आपका बाबर के साथ होता है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके पश्चात क्या होता है कि लोदी वंश का अंत हो जाता है और जो है आपका मुग़ल वंश का आरंभ हो जाता है। तो मुग़ल वंश के आरंभ के साथ ही जो है लोदी वंश का अंत होता है। लोदी वंश के अंत के साथ ही जो है आपका सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद रहता है और यह जो है इसके शासनकाल में ही जो तैमूर का आक्रमण होता है। और ये नासिरुद्दीन महमूद इतना कमज़ोर शासक रहता है कि इसके शासनकाल तक यानी जो इसका जो साम्राज्य है सिर्फ दिल्ली तक सिमट करके रह जाता है। तो इसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद हुआ। आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, फिरोज़ तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि फिरोज़ तुगलक के द्वारा जो है ये जो है इसके दरबार में 1,80,000 जो है गुलामों को रखा गया था और इस 1,80,000 गुलामों के देखभाल के लिए जो है इसने आपका दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल से ही जो मंगोलों का आक्रमण जो है भारत पर आरंभ हो गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही रूप में सुमेलित है? तो सही रूप में कौन सुमेलित है ये पूछे जा रहा है दोस्तों। तो दीवाने बंदगान, ये जो अभी हमने फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, तो ये तुगलक वंश का शासक था। इसके द्वारा जो है अपने जो कि 1,80,000 गुलाम इसके शासनकाल में थे, उसकी देखभाल उसके शासन प्रशासन के लिए जो है दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। यानी सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। यानी फवाजिल जो है आपका इक़्तादारों द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा की जाती थी राशि, उस राशि को ही जो है फवाजिल कहा जाता था। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलवन ने क्या उपाधि धारण की दोस्तों? तो बलवन ने जो है जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा का जो निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह मकबरा का निर्माण करवाया गया। जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था जो सुल्तानगढ़ी दिल्ली का में इसका निर्माण करवाया गया और मकबरा निर्माण में जो है यह मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया है। तो इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, वह कहाँ स्थित है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है नागौर जोधपुर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो इल्तुतमिश के द्वारा अतारकिन का दरवाज़ा बनाया गया था, इससे ही प्रेरणा लेकर के जो आगे मुग़ल काल में जो है आपका अकबर जो है आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगामी या 40 दल का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो है 40 सरदारों को लेकर के जो है तुर्काने चहलगामी की स्थापना की गई थी और फिर बलबन के द्वारा जो है इस तुर्काने चहलगामी का जो है इस संगठन का अंत कर दिया गया था। यानी स्टार्टिंग तो इल्तुतमिश के द्वारा हुआ और अंत जो है इसका बलबन के द्वारा कर दिया गया था। तो इस बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इमामुद्दीन रेहान। ये इमामुद्दीन रेहान जो है आपका ये बलबन का सर प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता था इसके दरबार का। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने चहलगामी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो वही होगा दोस्तों बलबन। मैंने पहले ही बताया था कि बलबन के द्वारा जो है यानी इल्तुतमिश के द्वारा इसका आरंभ किया गया और बलबन के द्वारा जो है इसका अंत किया गया। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का जो है विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बलबन। यानी बलबन के ही जो है राज्यकाल में जो है लखनौती में तुगरिल खां का जो है विद्रोह हुआ था और ये बलबन जो है उस विद्रोह को दबाने में जो है कामयाब हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी जिसे दीवाने आरिज या अज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगलों के आक्रमण को रोकना। यानी इन दोनों कार्यों की सिद्धि के लिए जो है यह विभाग यानी दीवाने आरिज की स्थापना की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस यानी पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बलबन। बलबन ही ऐसा शासक था जो कि सिजदा और जो है पावोस नाम की प्रथा चलाई थी जिसके अंतर्गत जो है घुटनों के बैठ शीश नवाना पड़ता था यानी घुटनों के बल बैठ करके शीश नवाना पड़ता था और शीश नवा करके जो है पाँव को चूमना पड़ता था। तो ये बलबन के ही शासनकाल में यह प्रथा आरंभ की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अफसर सियाब। अफसर सियाब यानी कि इसी का जो है आपका बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया, यानी अफसर सियाब का वंशज होने का इसने बलबन ने दावा किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो आइए हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बलबन। ये बलबन ही है जो बहुत आतताई शासक था और यह जो है सिजदा प्रथा भी जो लगाता है और आपका पाबोस प्रथा भी लगाता है। तो और यही जो है अपने दरबार में बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं पसंद करता था। अगर कोई इस तरह की हरकत करता था तो सीधा उसके लिए जो है प्राण दंड की व्यवस्था यानी दंडात्मक कार्रवाई इसके दरबार में बहुत कठोर थी। तो इसका बी ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा कि बलबन। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सल्तनत काल से संबंधित थे। सल्तनत काल से संबंधित अन्य प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।